जैसे कि आप सबको पता है हमारी जो वेस्टर्न थिंकर्स की सीरीज चल रही थी, उनकी बुक्स हम पढ़ रहे थे, केवल बुक्स। तो उसमें जो नेक्स्ट है वो है कार्ल मार्क्स की रचनाएं। तो कार्ल मार्क्स, जैसे आपको पता है, आप सबको पता है, उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे, तो काफ़ी साधारण परिवार से थे, लेकिन काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे कार्ल मार्क्स। तो उनकी रचनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उनकी रचना पढ़ने से पहले जो कार्ल मार्क्स के डॉक्टरल थीसिस का शीर्षक, यहाँ हम जानते हैं कि उनके डॉक्टरल थीसिस का शीर्षक क्या था। कार्ल मार्क्स के डॉक्टरल थीसिस का शीर्षक ग्रीक विचारक एपिक्यूरस डेमोक्रेटिक्स की दार्शनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन था। नॉर्मली यही पूछ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स की जो डॉक्टरल थीसिस थी उसका शीर्षक क्या था। तो वो था ग्रीक विचारक एपिक्यूरस और डेमोक्रेटिस। ये ग्रीक विचारक हैं एपिक्यूरस और डेमोक्रेटिस। इनकी जो दार्शनिक व्यवस्थाएं थी उनका अध्ययन करना, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना, ये उनके डॉक्टरल थीसिस का शीर्षक था। तो ये काफ़ी बार इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद कर ले। जो कार्ल मार्क्स की फर्स्ट रचना हम देखेंगे तो ऑन द ज्यूइश क्वेश्चंस, ये 1843 में लिखी गई थी कार्ल मार्क्स द्वारा। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि पैसा ईश्वर से महत्वपूर्ण है, यानी पैसे को महत्व दिया गया है, पैसा ईश्वर से महत्वपूर्ण है। धन मनुष्य के श्रम एवं जीवन का सार है। धन क्या है? मनुष्य के श्रम और जीवन का सार है। ये सार उस पर प्रभुत्व जमाता है और मनुष्य उस धन की पूजा करता है। कार्ल मार्क्स ने उस समय ये जो बुक लिखी थी, उस समय उन्होंने इस बुक का ये डाला था, इसमें ये पैसा, जो पैसा है वो ईश्वर और हर चीज़ के आगे वो, मतलब उसका प्रभुत्व ज़्यादा है, कि ईश्वर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग पैसे को मानते हैं। धन मनुष्य के श्रम जीवन का जो धन है, जो पैसा है, जो मनुष्य के श्रम का, मनुष्य के जीवन का पूरा सार पैसा ही है। ऑन द ज्यूइश क्वेश्चंस, ये नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये कब लिखी गई थी और इसमें क्या दिया गया है। सेकेंड बुक है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, 1844 में। ये जो 1844 ये बुक है जो पेरिस की पांडुलिपि है उससे रिलेटेड है, और 32 तक ये बुक अज्ञात थी। पेरिस पांडुलिपि में मार्क्स ने अपना सिद्धांत निर्धारित किया। मानव का सार श्रम है। व्यक्ति अपनी नैतिक क्षमता, तर्क, बुद्धि, विचारों के कारण नहीं बल्कि श्रम की क्षमता के कारण पशुओं से अलग है। इस बुक में थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। पहले बोला कि जो मनुष्य का जीवन का सार है वो मनुष्य धन है। इसमें बताया गया कि मानव का जो सार है वो श्रम है। श्रम से ही मनुष्य जानवरों से अलग होता है। श्रम नैतिक, तर्क, बुद्धि, विचारों के कारण नहीं, मनुष्य श्रम के कारण पशुओं से अलग होता है। इसमें कार्ल मार्क्स ने थोड़ा हट के बताया है कि केवल श्रम करने से हम पशुओं से अलग हैं। हम नैतिक क्षमता, तर्क, बुद्धि, विचारों के कारण हम अलग नहीं है, हम श्रम करने के कारण पशुओं से अलग हैं। और श्रम करने की क्षमता का क्या मतलब बताया उन्होंने? बताया कि प्रकृति के साथ मानव की अंतःक्रिया, जिस कारण वह अपने मानसिक शारीरिक श्रम द्वारा प्रकृति को आवश्यकता अनुसार डाल लेता है। यानी मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति को डाल लेता है, कि अपनी मानसिक शक्ति लगा के, अपनी शारीरिक शक्ति लगा के, जैसे मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार डाल लेता है, तो वही श्रम की क्षमता है। यानी श्रम का मतलब उसने जो अपन नॉर्मली काम करते हैं वो श्रम नहीं, जो अपने ज़रूरत के अनुसार अपन प्रकृति को डाल लेते हैं, कि मानसिक या फिर शारीरिक श्रम करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं उसके अनुसार। तीसरी बुक है क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट। ये हीगल, कार्ल मार्क्स काफ़ी हद तक हीगल से प्रभावित था, तो उन्होंने क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसॉफी ऑफ राइट ये बुक लिखी थी। जो हीगल की फिलोसॉफी थी उसके बारे में, उसकी आलोचना के बारे में उन्होंने एक बुक लिखी थी। फोर्थ है द होली फैमिली। होली फैमिली जो नव हेगलवादी है ना, उनके खिलाफ लिखी गई थी। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था इससे पहले वाला, उसमें पूछी गई थी बुक द होली फैमिली बुक किसके लिए लिखी गई थी? तो नव हेगलवादियों के लिए खिलाफ लिखी गई थी। पांचवी बुक है थीसिस ऑन फायरबक। ये जो एक फायरबक विचारक है उनसे प्रभावित है। उनकी थीसिस, जैसे जो विचारक होते हैं अन्य विचारकों से प्रभावित होते हैं, तो कार्ल मार्क्स भी हेगल से प्रभावित थे, फायरबाग से प्रभावित थे। तो फायरबाग की बुक्स के ऊपर उन्होंने थीसिस लिखी थी। समस्या व्याख्या की नहीं बल्कि दुनिया को बदलने की है। इन्होंने लिखा कि व्याख्या करने की समस्या नहीं है, समस्या है दुनिया को बदलने की। कल्पना लो की समाजवादियों की आलोचना की है इस बुक में उन्होंने।
कल्पना लोग की समाजवादी कल्पना में ही जीते हैं भाई, ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना पॉजिटिव वे में ज़्यादा जीते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने उनकी आलोचना की इसमें। थीसिस ऑन फायरवर्क में लिखा है कि दर्शन का अंतिम कार्य केवल वास्तविकता को समझना नहीं, उसे बदलना भी है। जैसे इन्होंने इसमें लिखा है कि जो दर्शन है उसका अंतिम कार्य वास्तविकता को समझना ही नहीं है कि हम चलो वास्तविकता समझ गए, वास्तविकता को बदलना भी है। अगली बुक है द जर्मन आइडियोलॉजी, जो 1845 में लिखी गई इनके द्वारा। इसमें उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है जो भी उन्होंने हीगल से ग्रहण किया है। जर्मन आइडियोलॉजी, मार्क्स व एंगल्स ने इतिहास के विकास और विश्लेषण में विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की है। इसे छद्म चेतना कहा गया है। द्वंद्वात्मक आइडियोलॉजी या जर्मन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का वर्णन है और जर्मन आइडियोलॉजी को छद्म चेतना भी कहा गया है। अगली बुक है इनकी पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, जो 47 में लिखी गई थी, 1847 में। फिर उसके बाद है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जैसा कि आप इसके बुक के बारे में तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी फेमस बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 में लिखी गई थी। और यहीं से मानते हैं कि जो मार्क्स है उनका प्रौढ़ावस्था यानी जिसे इससे पहले की अवस्था एक मानता है कि कार्ल मार्क्स एक यंग मार्क्स थे, उनके विचार अलग थे और इसके बुक्स के बाद में उनके विचार ही चेंज हो गए। तो इसमें कहते हैं कामगारों का कोई देश नहीं होता, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ जंजीरें हैं, पाने के लिए पूरा संसार है। अभी तक इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो काफ़ी फेमस बुक है इनकी, कार्ल मार्क्स की। तो अगली बुक्स हैं अपनी, इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य पूंजीपतियों की कार्य संपत्ति है, यह साम्यवाद दर्शन और क्रांति प्रक्रिया का मूलाधार है। सर्वारक क्रांति की भविष्यवाणी की गई इसमें। कार्ल मार्क्स साम्यवाद का भूत यूरोप भर में व्याप्त हो रहा है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो साम्यवाद का भूत है यूरोप भर में व्याप्त हो रहा है, इस भूत को भगाने हेतु पोप और जार, मेटरनिक और सीजर, फ्रांस के क्रांतिकारी जासूस सब मिल गए, लेकिन ये बढ़ता ही आ रहा है। साम्यवाद का भूत, जैसे कि आपको पता है कि साम्यवाद एक विचारधारा है, तो कार्ल मार्क्स उसकी आलोचना करते हैं और उसको भगाने के लिए कि भाई साम्यवाद का भूत का एक शब्द का उपयोग करते हैं कि वह पूरे यूरोप में व्याप्त हो रहा है, उसको भगाने के लिए सारे यूरोपवासी मिले हुए हैं। द ग्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस, ये उनकी अगली बुक है, 1850 में लिखी गई थी। और ग्रुंड्राइज एक 57 में लिखी गई थी वो बुक है। जब अपने यहाँ 1857 क्रांति हुई थी तो उन्होंने ये बुक लिखी थी, द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की, 1859 में लिखी थी। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, इसमें उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं कि कौन सी बुक में उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, तो वैल्यू प्राइस और प्रॉफिट वाली बुक में। अगली उन्होंने दास कैपिटल लिखी थी, जिसकी जो दास कैपिटल लिखी थी उन्होंने 3 बार प्रकाशित हुई, 3 भाग थे उसके, 1867 में, 85 में, 94 में। और ये साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है। इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं कि जो दास कैपिटल बुक है, या फिर उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साम्यवादियों की बाइबल कौन सी बुक को कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। इसका जो पहला भाग है कार्ल मार्क्स से जिंदा रहते प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग उनकी मृत्यु के बाद एंजल्स ने प्रकाशित किया था, चौथा भाग एंजल्स की मृत्यु के बाद जर्मन साम्यवादी विचारक कार्ल कॉट्स्की ने प्रकाशित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो दास कैपिटल है उसके कितने भाग थे और वो कब कब प्रकाशित हुए। तो पहला भाग तो दास कैपिटल का प्रकाशित हो गया था उनके जिंदा रहते ही, जो साम्यवादिक बाइबल कही जाती है। और दूसरा भाग और तीसरा भाग एंजल्स ने प्रकाशित किया था, 2 और 3 भाग एंजल्स ने प्रकाशित किए थे। चौथा फिर कार्ल कॉट्स्की थे, जर्मनी के एक साम्यवादी थे, उन्होंने प्रकाशित किया था। एक कोट है कि मार्क्स ने पूंजी को ही संगठित श्रम कहा है। अगली बुक है सिविल वार इन फ्रांस, 1871 में लिखी गई थी इनके द्वारा। फिर क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये 1875 में लिखी गई थी, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। इसमें इन्होंने बताया कि 1875 के में जर्मनी की जो गोथा शहर था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सार्वभौमिक मताधिकार, संघ की स्वतंत्रता, काम के घंटे, स्वास्थ्य के अधिकार आदि समाजवादी मांगों को निर्धारण किया। मार्क्स ने इसकी आलोचना करी, क्यों भाई? इसमें मार्क्स ने सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन किया। इसमें मार्क्स ने यूरो साम्यवाद की आलोचना की तथा खुद को अराजकतावाद गोथा प्रोग्राम से अलग बताया। यूरो साम्यवाद यानी लोकतांत्रिक साम्यवाद के समतुल्य।
अब मार्क्स ने क्यों करी? क्योंकि मार्क्स कहना चाहता है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार मिलना चाहिए। अब उन्होंने क्या कर दिया कि सबको भौमिक मताधिकार दे दिया, संघ की स्वतंत्रता, घंटों का काम, सब कुछ निर्धारित कर लिया। लेकिन मार्क्स का मानना था कि सबको उसकी क्षमता के अनुसार, सबको उनकी आवश्यकता अनुसार मिलना चाहिए। अगली बुक है लुई बोनापार्ट की, द 18 ब्रोमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट। ये 1852 में लिखी गई थी। 1851 में 18वें लुई बोनापार्ट द्वारा फ्रांस के तख्तापलट से उपजी परिस्थितियों का वर्णन। इसमें क्या है? क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें क्या है। तो फ्रांस में जो तख्तापलट हुआ था उसकी परिस्थितियों का वर्णन दिया गया है। एक क्वेश्चन ये आता है, कार्ल मार्क्स ने विशाल परजीवी शरीर किसे कहा है? तो नौकरशाही को। किसे कहा है? नौकरशाही को। फिर उल्टा पूछ ले, नौकरशाही का जहाँ पढ़ा है कि नौकरशाही को विशाल परजीवी शरीर किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने। ये मार्क्स और एंजल्स जैसे दोनों फ्रेंड थे, इन्होंने कुछ बुक भी लिखी एक साथ, द होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये तीनों बुक थी जो इनके सेलेक्ट दोनों थे। ये हमारी बुक्स ख़त्म होती है तो आप इनका रिवीजन कर सकते हैं, और आने वाले एग्ज़ाम्स में फर्स्ट ग्रेड हो या फिर कॉलेज लेक्चर्स, यूजीसी नेट, उनमें ये बुक आपको काफ़ी सहायता देंगी। इनमें से पक्का 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे।